नमस्कार। छायावाद का अर्थ, स्वरूप तथा विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो छायावाद की परिभाषाएं दी, उनके बारे में अध्ययन करने के पश्चात आज हम उस युग की या छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। छायावाद, जो कि हिंदी साहित्य का तीसरा चरण कहलाता है, उस छायावादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही। छायावाद न केवल हिंदी साहित्य में अपितु समग्र हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यही वह कालखंड है जिसने हिंदी साहित्य को बड़े बड़े साहित्यकार दिए। इस युग में कवि के रूप में, नाटककार के रूप में या निबंधकार के रूप में या आलोचक के रूप में या कथाकार के रूप में एक बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है वह है जयशंकर प्रसाद। वह इसी युग के या छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। या जैसे दूसरा नाम हम देखते हैं तो वह है महादेवी वर्मा, जो इस युग की एक बहुत महान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में प्रेम का, पीड़ा का, मार्मिक वेदना का आदि सभी का वर्णन किया गया है। निराला इस युग के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं क्योंकि निराला ने जो कुछ लिखा है वह समाज से, साहित्य से सीधा अपना सरोकार रखता है और इन्हीं सभी सरोकारों से जुड़े हुए मुख्य जैसे कहानी, नाटक, निबंध आदि सभी रचनाएं निराला जी ने लिखी है। इसके अलावा पंत, जो प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं, वह भी इसी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। यह चार छायावाद के चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें मुख्य जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में हम अध्ययन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आज तक हम उनके बारे में, उनके नाटकों को, उनकी कहानियों को तथा उनके महाकाव्य कामायनी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इसके पश्चात महादेवी वर्मा के काव्य का हमने विस्तृत अध्ययन किया है और गद्य में भी उनकी अनेक रचनाओं को संस्मरण, रेखा चित्र तथा कहानियों के निबंधों के माध्यम से हमने पढ़ा है। पंत, जो कि प्रकृति के चितेरे हैं या प्रकृति में ही संपूर्ण जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, उनको इसके अलावा विद्रोही कवि या अपने स्वयं के जीवन की वेदना को व्यक्त करने वाले निराला जी, यह चारों इस युग के महान कवि कहलाते हैं। और इन्हीं के आधार पर, इस युग की, इन्हीं के काव्य के आधार पर इस युग की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ या जो मुख्य विशेषताएं सामने आती हैं, उनमें सर्वप्रमुख जो विशेषता मानी जाती है वह है नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। चूँकि हम जानते हैं कि छायावादी काव्य जो है वो द्विवेदी युगीन स्थूलता के प्रति विद्रोह के रूप में सामने आता है। अतः द्विवेदी युगीन काव्य में जिस श्रृंगार का विरोध किया गया, वही श्रृंगार अब छायावादी काव्य में प्रमुखता से प्रकट होने लगा था। छायावादी कवियों ने नारी के आंतरिक सौंदर्यमूलक गुणों का बहुत ही सुंदर रूप से चित्रण किया है। इन कवियों ने नारी को त्याग, ममता, स्नेह की साक्षात मूर्ति के रूप में व्यक्त किया है। छायावादी कवियों का जो प्रेम है वह वैयक्तिक एवं वेदना से पूर्ण है। नारी सौंदर्य के जो चित्रण इन कवियों ने किए हैं वो विभिन्न अलंकरणों के साथ हैं तथा उस चित्रण में सौंदर्य बोध की अश्लीलता का वर्णन न होकर उसमें नारी की गरिमा का वर्णन किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि सौंदर्यानुभूति छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है। छायावाद, जैसा कि हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, या छायावाद जो है आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, उसी की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावाद की जो दूसरी विशेषता है वह है रहस्यवाद, क्योंकि अलौकिक प्रेम और रहस्य की विवेचना छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता रही है। अलौकिक सत्ता के प्रति भावनात्मक प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण महादेवी वर्मा का काव्य माना जा सकता है। छायावाद के सभी कवियों ने उस अज्ञात अलौकिक सत्ता को जानने के लिए रहस्यमयी भाषा में अभिव्यंजना की है, जो कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त छायावाद की सर्वाधिक मुख्य विशेषता जो है वह है प्रकृति का चित्रण करना। छायावादी कवियों ने
प्रायः प्रकृति के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर उसे हमारी भावनाओं का प्रतिनिधि बनाकर उपस्थित किया है। पंत जी ने कहा है, जो कि प्रकृति के चितेरे कवि हैं, प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। प्रसाद में हमें प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरण के अनेक सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। कामायनी में उषा का चित्रण किया गया है। लहर में कविता, जो कि उसको एक सुंदरी के रूप में वो अमरपन घट में उतरती हुई दिखाते हैं, आदि का विभिन्न चित्रण है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि छायावादी कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य की जिस छटा का वर्णन किया है वह अपने आप में अनुपम है। वेदना की अभिव्यक्ति या पीड़ा की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। चाहे महादेवी वर्मा रही हूँ, निराला जी रहे हों या पंत या प्रसाद, सभी ने किसी न किसी रूप में उस वेदना का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। प्रसाद ने दुखवाद का सर्वदा निषेध करते हुए आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, तो पंत ने सुख दुख के बीच संतुलन खोजने का प्रयास किया है। छायावाद के संपूर्ण काव्य में निराशा व विरह वेदना का साम्राज्य फैला है। चाहे वह महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली रही हो या फिर निराला की दुख ही जीवन की कथा रही हो, सभी में किसी न किसी रूप में वेदना की विवृति हमें दिखाई देती है और वही वेदना उस छायावादी काव्य में प्रकट हुई है। विश्व मानवतावाद की स्थापना छायावादी काव्य में दिखाई देती है, क्योंकि छायावादी काव्य का मुख्य विषय राष्ट्रवाद है। उसमें टैगोर के काव्य से प्रेरणा लेकर विश्व मानवतावाद के गीत गाए गए हैं। इस काव्य में अखिल विश्व की मानवता का गुणगान किया गया है, क्योंकि मानव मानव से भिन्न नहीं है। उसमें सभी मानव की एकता की, सभी मानव की मानवतावाद की या मानव के मुख्य कल्याण की या मानव जाति का जो मानवतावाद का जो भाव है, जो राष्ट्रवाद का भाव है, उसी मानवतावाद का गुणगान हमें इस काव्य में दिखाई देता है। अतः मानवतावाद की स्थापना इस युग की एक प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। इसके अलावा श्रृंगारता की भावना और ऐन्द्रिकता, क्योंकि छायावादी काव्य विशुद्ध सौंदर्य और प्रेमवादी काव्य है। इसमें कहीं भी हमें ऐन्द्रिकता और अश्लीलता के लक्षण नहीं दिखाई देते। अतः श्रृंगार का उदात्त स्वरूप चित्रण इस काव्य में किया गया है। देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य की अन्य विशेषताएं मानी जाती है, क्योंकि देश प्रेम की भावना के कई रूप हमें इस काव्य में दिखाई देते हैं। प्रसाद जी ने देश के प्राकृतिक स्थलों के प्रति स्वाभाविक अनुराग व्यक्त किया है। देश प्रेम के अतिरिक्त राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन भी हमें इस युग की कविता में दिखाई देता है। इस युग की कविता में राष्ट्रीयता की भावना में कहीं कहीं क्रांति के स्वर भी आ गए हैं, जिसका लेख कवियों ने अपने छायावादी काव्य में वर्णन किया है। तत्व चिंतन के आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में तत्व चिंतन की एक विशेष प्रवृत्ति है। इसमें प्राचीन अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्टाद्वैत, पुनर्जन्म तथा कर्म फल, आनंदवाद, विश्व मानवतावाद आदि सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। प्रसाद की कामायनी में जहाँ विश्व मानवतावाद के दर्शन होते हैं, तो वहीं पंत ने जगत की अनित्यता, तप का महत्व आदि को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है। इसके अतिरिक्त छायावाद की जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद, धर्म के क्षेत्र में व्यापक मानवतावाद, राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति नीति, पारिवारिक क्षेत्र में हृदयवाद आदि संपूर्ण विशेषताएं हैं, जो कि छायावादी काव्य में परिलक्षित होती हैं। शिल्पगत विशेषताएं या शैलीगत जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावाद का संपूर्ण काव्य, चूँकि छायावाद एक सूक्ष्म रूप में लिखा गया, अतः उसमें गीति काव्य प्रधान है। संपूर्ण छायावादी काव्य गीति शैली में लिखा गया है तथा उसमें मुक्तता,
प्रतीकात्मक प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रयोग, कोमलकांत पदावली तथा विशिष्ट प्रकार की अन्य रचनाओं को इस युग में शामिल किया गया है। इस युग में अभिव्यंजना शक्ति की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अतः कहा जा सकता है कि छायावाद में भाव पक्ष की निपुणता, करुणा का प्राधान्य, मानवतावाद की आस्था, विश्व बंधुत्व की भावना, रागात्मकता, खड़ी बोली काव्य का शैली तथा शिल्पगत नवीन सौंदर्य, कमनीय सौष्ठव आदि को प्रदान करने में अपना विशिष्ट योगदान रहा। अतः छायावाद अत्यंत समृद्ध, सौंदर्यपूर्ण, सशक्त तथा कलात्मक काव्यधारा रही है, जिसमें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छायावाद एक महत्वपूर्ण युग के रूप में जाना जाता है।